आपके कमेंट्स, आपका कनेक्ट हमें महसूस होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप बहुत अच्छी राय देते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर अपनी राय ज़रूर बताते रहिए ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन एपिसोड्स और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ताकि क्रिएट हो रियल एस्टेट के अंदर, वैसा कुछ खास लेकर आ सके। और आज भी ऐसा ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, वो है रियल एस्टेट के अंदर लोडिंग का। हो सकता है बहुत सारे हमारे गेस्ट समझ गए हों कि लोडिंग से हमारा मतलब क्या है, और बहुत सारे लोगों को शायद ये टर्म उतना फेमिलियर ना लगे कि हाँ सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन क्या है जरा आज समझेंगे। तो आज इस फैक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि रियल एस्टेट में लोडिंग का क्या मतलब है और ये आपके कितने काम की, खासतौर पे वो लोग जो फ्लैट खरीदते हैं। तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, टियर 1, टियर 2, टियर 3, इवन अब तो फ्लैट कल्चर काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। कई लोग बाकायदा जो ज़मीन वाले घर हैं उन्हें छोड़ के फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, कम्युनिटी लिविंग को प्रेफर करते हैं, और इसीलिए लोडिंग फैक्टर को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी खरीदारी के डिसीजन में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट है बाय एनारॉक जो ये कहती है कि देश के अंदर लोडिंग फैक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आपको कुछ फिगर्स के जरिए बताते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। देखिए, ये कुछ बड़े शहर है, मुंबई एमएमआर, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, यहाँ पर लोडिंग फैक्टर है 43%, 41, 40, मतलब 40 से लेकर 43% तक का लोडिंग फैक्टर है। सिंपल एक लाइन में अगर आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूं कि लोडिंग क्या होती है, मतलब अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर ले रहे हैं तो उसमें से 40% निकाल दीजिए, आपको एक्चुअल एरिया जो रहने के लिए मिलेगा वो सिर्फ 600 स्क्वायर फीट के आसपास मिलेगा। उसी तरह देखिए, कोलकाता में 39, हैदराबाद में 38, चेन्नई में 36, मतलब आप समझ लीजिए कि वो मोटा मोटा 40% के आसपास का लोडिंग आपको हर जगह है। आप पैसे दे रहे होते हैं 1000 स्क्वायर फीट के घर के, लेकिन आपको जो रहने वाला एरिया आपका मिलता है वो मिलता है सिर्फ 600 स्क्वायर फीट। तो वो 400 स्क्वायर फीट कहाँ जाते हैं, ये लोडिंग क्या है, और शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, लेकिन इसमें आपके लिए क्या खास है। अगर आपके घर का एरिया लगातार सिकुड़ता चला जाएगा तो फिर आप इतने पैसे दे क्यों रहे हैं, और जो बाकी 400 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसका कितना पैसा एक्चुअली में आपको देना चाहिए। बहुत सारे सवाल इसके अंदर हैं, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ हमारे बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत ठाकुर साहब जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं और हेड ऑफ रिसर्च एंड एडवाइजरी हैं एनारॉक ग्रुप के, और ये रिपोर्ट भी आप ही ने तैयार की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो में। और साथ ही है मिस्टर वेंकट राव जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील तो हैं ही, बड़े रियल स्टेट लीगल एक्सपर्ट हैं और रेरा को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सुस्पष्ट राय रखते हैं रियल स्टेट से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, कानूनी या उससे जुड़ी हुई कोई और चीज। तो बहुत बहुत स्वागत है वेंकट साहब आपका भी। और आज आप दोनों के साथ मिलकर हम इस लोडिंग फैक्टर के पूरे गेम को समझेंगे, पूरी इसकी जो प्राइस इंपैक्ट है उसको समझेंगे, और एक घर खरीदार के लिए ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए क्या मैटर करेगा यहाँ पे, वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। राइट, तो प्रशांत जी, आपकी उस डिटेल रिपोर्ट का एक हल्का सा झलक मैंने दर्शकों को दिखाई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो 40% की लोडिंग अब दिखने लगी है, इसके पीछे रीजन क्या है ये पूरा फैक्टर, क्या है पूरा गेम? धन्यवाद विपिन जी, मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जो एक आम होम बायर को इफेक्ट करती है। उसके पहले हमें तीन टर्म्स को समझना होगा। एक होता है कारपेट एरिया, एक होता है बिल्ट अप एरिया, एक होता है सुपर बिल्ट अप एरिया। कारपेट एरिया इज बेसिकली जो नेट यूजेबल एरिया हम जिसे बोलते हैं, और लेमन के टर्म में अगर बोलिए तो एक बिल्डिंग के अंदर आपने अगर कारपेट बिछाया, जितना एरिया वो कवर कर रहा है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। ये एरिया में आपको बालकनीज इंक्लूड नहीं होते हैं, कॉमन एरियाज नहीं इंक्लूड होते हैं, और जो एरिया अंडर द थिकनेस ऑफ वॉल जो होती है वो इंक्लूड नहीं रहते हैं। कायदे से बायर को इसके लिए प्राइस पे करना चाहिए बिकॉज वो इवेंचुअली इसे यूज कर रहा है। पर हो क्या रहा है आजकल मार्केट में, डेवलपर्स जब एडवर्टाइज कर रहे हैं साइज ऑफ फ्लैट और प्राइस, तो वो सुपर बिल्टअप एरिया के ऊपर करते हैं। अब बिल्टअप एरिया क्या हुआ? बिल्टअप एरिया हो गया कारपेट एरिया प्लस जो एरिया आपके थिकनेस ऑफ वॉल के नीचे प्लस बालकनीज और टेरेस। सुपर बिल्टअप एरिया ये हो गया जिसमें आपने उसके उस बायर के प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कॉमन एरियाज, चाहे वो क्लब हाउस हो, चाहे कॉमन एरिया हो, लिफ्ट हो, वो सब इंक्लूडेड रहता है। तो ये एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए एक एक खरीदार को, तब वो लोडिंग का मतलब समझ पाएगा। और जैसा आपने सही एक्सप्लेन किया कि अगर 1000 स्क्वायर फीट अगर डेवलपर बोल रहा है और उसने बोला कि 40% लोडिंग है, दैट मीन्स 600 स्क्वायर फीट ही बायर को मिल रहा है।
इसके पीछे देखिए 2-3 कारण हैं जो बायर को इम्पैक्ट करती है। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आजकल आप देखेंगे मार्केट गिमिक्स काफ़ी यूज़ होते हैं, जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपके फ्लैट साइज़ काफ़ी बड़े हम आपको दे रहे हैं, काफ़ी एमेनिटीज़ हैं। पर जब आपको सही जानकारी होगी कि उसमें एक्चुअल लोडिंग कितनी है, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने एरिया को यूज़ कर रहे हैं और उस हिसाब से प्राइस शायद आपको लगे कि ज़्यादा है। दूसरी सबसे अहम बात विपिन जी होती है ना कि आप सिर्फ ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं जिस जिस अपार्टमेंट में लोडिंग ज्यादा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होती है कि जब आप रहने लगते हैं और आप जब मेंटेनेंस पे करना शुरू करते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, वो भी सुपर बिल्टअप एरिया पे आपको पे करना पड़ता है। तो एक तरफ आपने जो नेट यूजेबल एरिया के लिए शायद थोड़ी सी ज्यादा प्राइस भी पे करी है और फिर मेंटेनेंस के लिए भी आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। देखिए ये गलत बात नहीं है। डेवलपर्स आजकल काफी एमिनिटीज लेकर आ रहे हैं और ये कोविड के बाद हमने देखा कि बायर्स काफी प्रेफर कर रहे हैं कि उनको काफी ओपन स्पेस एमिनिटीज चाहिए, क्लब हाउस चाहिए, स्विमिंग पूल्स, प्ले एरिया काफी होने चाहिए। और ये सारे प्रोजेक्ट्स अब आप देखेंगे इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कर रही है। दिक्कत तब आती है जब बायर को डेवलपर प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करता है। यहीं पे रेरा ने इस चीज को टैकल करने के लिए ये मैंडेटरी बनाया था कि अगर आप प्राइस कोट कर रहे हैं या साइज कोट कर रहे हैं तो आपको क्लियर कट कारपेट एरिया पे कोट करना चाहिए। अगर आप बिल्टअप एरिया पे अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आपको क्लियर कट उसका ब्रेकअप देना चाहिए, ताकि एक आम खरीदार उसे पता हो कि वो एक्चुअल में कितना प्राइस पे कर रहा है और उसको नेट यूजेबल एरिया कितना मिलने वाला है। पर अनफॉर्चुनेटली ये यूनिफॉर्मली हर स्टेट में फॉलो हो नहीं रहा है। थोड़ी बहुत डिसिप्लिन हमने महाराष्ट्र में देखी है, पर बाकी स्टेट्स के रेरा को इसको थोड़ी मुझे लगता है कि कड़ाई के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, तो ये बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हुई और चलिए ये आपने दर्शकों को शुरू में ही बता दिया कि कारपेट, बिल्टअप, सुपर बिल्टअप इनके मायने क्या हैं और इससे होता क्या है। नाउ वेंकट साहब, ये सवाल शुरू में ही आ गया कि रेरा की तरफ से एकदम फाइनली डिफाइन है कि आपको जो कुछ करना है वो कारपेट पे करना है। आजकल तो दो दो चीजें चलने लगी हैं, कारपेट अलग है कि रेरा कारपेट भी होता है। मैं आपसे पहले वो भी समझूंगा कि कारपेट और रेरा कारपेट में क्या अंतर है, और उसके अलावा जो प्रशांत जी सवाल उठा रहे हैं कि जबकि वेल डिफाइंड है अंडर रेरा, लेकिन फिर भी ये गिमिक्री रहती है कि बिल्टअप आ जाएगा, सुपर बिल्टअप आ जाएगा। तो ये क्या है पूरा का पूरा मामला? तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि रेरा इस पे क्या कहता है, फिर रेरा कारपेट क्या हुआ, और फिर बाकी अगर ये सब कुछ है तो फिर ये बिल्टअप सुपर बिल्टअप प्ले में ही क्यों आते हैं? देखिए विपिन जी, आपने बड़े एप्टली इसको टाइटल भी किया है कि क्या आपने कहा है कि लफड़ा जो है ये जो समझना जो है आम जनता को और कंज्यूमर को काफी मुश्किल है। अभी 3 डेफिनेशंस तो एक ही एरिया को लेकर बता दिया अभी प्रशांत जी ने, 2 और आपने ऐड कर दिया, 5 चीजें। आदमी क्या समझे, खरीद तो उतना एरिया है जितना उसको रहना है उसमें। राइट। प्रॉब्लम क्या है, देखिए अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल टर्म्स में इतना कंफ्यूज होने से अच्छा है हम सिंपली ये समझें। जो रेरा ने कहा है कि आप कारपेट एरिया डिस्क्लोज कीजिए और कारपेट एरिया आप लोगों को बताइए, उसका मतलब उन्होंने एक डिटेल में एक डेफिनेशन दे दिया है कि जो अभी वो कह रहे थे कि आउटर वॉल्स को छोड़ के आपने जितना कारपेट डाला हुआ है आपने फ्लैट का, वो एरिया रेरा कारपेट एरिया मान लीजिएगा, एक्सक्लूडिंग टेरेस एंड बालकनीज। ये इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया है ताकि लोगों को ये तो पता चले कि उनको मिल कितना रहा है। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि 1000 स्क्वायर फुट का मैं फ्लैट खरीद रहा हूं तो मेरे को 600 स्क्वायर फुट कारपेट मेरे को मिल रहा है, यानी कि इतना ही एरिया में मैं अपना फ्लैट का एरिया मानता हूं। अब बात यह है कि इसके अलावा बाकी सारी चीजें, ये नहीं है कि वो नहीं बन रहा है। अब फिलहाल ये बात नहीं हो रही है कि ये गलत प्रैक्टिस है सही प्रैक्टिस है, वो बाद में बात करें। बट पहली बात ये है कि क्या इस बात का कंज्यूमर को इल्म है, क्या ये वो समझता है? वो तो उसे तो बेचारे को ये लगता है कि मैंने 600 स्क्वायर फुट का मेरे को मिला है, मेरे को तो 1000 स्क्वायर फुट का मिलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जब इवन रेरा भी आया है, रेरा में भी कारपेट एरिया कहा गया है, लेकिन कहीं पे भी ये कोई कोशिश ही नहीं की गई कि डिफरेंशियल जो एरियाज है, यानी कि जो कॉमन एरियाज है, जो कॉमन इम्यूनिटीज है, फैसिलिटीज है, जो ये बनती है, ये जरूर बिल्डर आपको देगा तो लोड करेगा, या आपको
जरूर उसकी चार्ज करेगा क्योंकि ओवरऑल प्लॉट डेवलप कर रहा है। तो उसका एटलीस्ट क्या एक मापदंड है, क्या होना चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती है, ये कहीं पे भी किसी भी तरीके का डिस्क्लोजर में या कोई आप कहें एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की तरह अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये कंफ्यूजन होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि कई बार आप ये देखेंगे कि प्लान्स में भी जब चेंजेस होते हैं, उसमें भी अक्सर ये होता है कि कुछ एरियाज आपके बढ़ के, क्योंकि आपने बुक कुछ किया, फाइनली कुछ मिल रहा है, वो 1000 से 1200 हो जाता है और पता चलता है कि आपका फ्लैट वही 600 रह गया। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि कई डेफिनेशंस आने की वजह से लोग इससे खुश थे कि कारपेट एरिया आ गया, कारपेट एरिया आ गया। उनको ये कंफ्यूजन आज भी है कि एक्चुअली जो लोड किया जा रहा है वो किस किस चीज के लिए लोड किया जा रहा है। क्या वो लोडिंग में कोई स्पेसिफाइड मैकेनिज्म है, उसका कोई कैलकुलेशन है? आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो क्लियरली एक वर्कआउट करके बता देते हैं आर्किटेक्ट, बट हर आदमी तो आर्किटेक्ट के पास नहीं जा सकता। तो देयर शुड बी ए मैकेनिज्म वेयर बाय ए क्लियर कट कि ये साहब आपका 600 स्क्वायर फुट कारपेट का मिलेगा, आपको 200 स्क्वायर फुट या 250 स्क्वायर फुट का बाकी एरिया वाइज ही सही, आपको कॉमन एरियाज में ये इम्यूनिटीज मिलेंगे, इसमें इतना, क्योंकि उसने आपके स्टेयरकेस भी देना है, लिफ्ट भी लगाना है, वो एरिया छोड़ रहा है, तो उस एरिया को भी हम प्रोपोर्शनेटली आप से कलेक्ट करेंगे, तो ये इन एरियाज में ये जाएगा। ऐसा एक ब्रेकअप मेरा मानना है कि अवेलेबल होना चाहिए। उससे ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि ये बॉल पार्किंग की 41% कहीं कारपेट एरिया चार्ज हो रही है, कहीं 43%, इट कैनॉट बी। एक प्रोजेक्ट का 1 एकड़ में अगर इतना एरिया कुछ बनता है तो उसका एम्यूनिटीज के हिसाब से एक सर्टेन कैलकुलेशन होता है, वही आपको परमिसेबल होना चाहिए लोड करने का। बाकी सब चीजें अगर आप हटा देंगे तो मेरे ख्याल से काफी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी।